नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ टीचर में। आज हम सी टेट में दोस्तों सी टेट में पेपर 2 में पूछे गए CDP के 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों। और ये पेपर जो है आपका 8 फेब को जो हुआ है उसी को हम आज आंसर की आपके साथ में कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए। तो इसमें आपके ऑप्शन है अधिगम के लक्ष्य में, शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में, सहायता के प्रावधान में, या फिर डी है आपका मूल्यांकन में। तो दोस्तों जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। तो दोस्तों इसमें जो आपका है अधिगम के लक्ष्य में भी सही है, शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में भी सही है, सहायता के प्रावधान में भी सही है और मूल्यांकन में भी सही है। यानी कि आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहले का। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेंसरी इम्पेयरमेंट्स। दोस्तों तो इसमें मैं हिंदी में आपको बताता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों। ठीक है, संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आती। लेखन वैकल्य, श्रवण में कठिनाई, दृष्टि की आंशिक हानि, या फिर रंग दृष्टिहीनता। तो दोस्तों बताइए कौन सा सही होगा इसमें। तो अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत लेखन वैकल्य दोस्तों, ठीक है, ये नहीं आता आपका। डिस्ग्राफिया ये दोस्तों इसके अंदर नहीं आता, ये आपका संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार विकास भाषा क्षमताओं के विकास पर निर्भर है, सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग करने की योग्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया है, किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है, जानकारी के मौजूदा भंडार में नए तथ्यों और विचारों को का सरल जोड़ है। तो बताइए जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास है। तो ये आपका दोस्तों थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा, किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया है। ठीक है, फोर्थ NEP 2020 से क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है। आकलन के योगात्मक रूप को क्रियान्वित करने की, स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की, बुद्धि की एकात्मक धारणा को लागू करने की, छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का अवमूल्यन करने की। तो बताइए चौथा का कौन सा सही होगा दोस्तों। चौथा का आपका दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की बात करती है। अब हम चलते हैं दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन पर। नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है। जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना, समझने का नाटक करना, अपरिचित शब्दों के लिए अपना अर्थ बनाना। तो बताइए दोस्तों इसमें AC सही है, ACD सही है, ABC सही है, या AB सही है। तो बताइए आपका फिफ्थ का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आपका गलत है। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ वन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पर। अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है ये सिक्स्थ। यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। ये तो सही बात हो सकती है। बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है, बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं सिक्स्थ में आपके,
ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। और लास्ट में आपका चौथा होगा जो कि इस स्लाइड में है, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या कर रहा है, ये अभिकथन का कारण जो है व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम 7th पर चलते हैं। कहानियाँ और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं। स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे द्वितीय सामाजिकरण के शक्तिशाली माध्यम हैं। द्वितीय सामाजिकरण की बात कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा। आपका इसमें 4th सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। कहानियाँ और किताबों में पुरुषों पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। तो ये तो दोस्तों जनरल सी बात है। और ये जो इसका है ये सही क्या है, इसका कारण बता रहा है। 8th क्वेश्चन है, एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो। तो बताइए आपको कि आपका 8th का क्या होगा। एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने पर, सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर, दूसरों के सामने अपनी काबिलियत साबित करने पर, अज्ञानी दिखने की शर्म से बचने पर। तो दोस्तों इसमें आपका सेकंड जो है सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम 9 देखते हैं। पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। तो ये तो बात सही बात है। ठीक है, तो अब बताइए कि इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर व्याख्या करता है। तो दोस्तों जो इस क्वेश्चन का होगा ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या जो है दोस्तों वो नहीं कर रहा है। तो इसीलिए आपका फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम 10th पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है। समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक तर्क शक्ति का प्रयोग करना, प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना, जटिल समस्याओं को सरल भागों में विभाजित करना, पैटर्न और संबंधों को पहचानना। तो बताइए दोस्तों आपका 10th जो है क्या होगा। 10th का दोस्तों आपका प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना। कौन सी एक प्रभावी युक्ति नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना ये सही नहीं है। ठीक, अब 11th पर चलते हैं। मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है बजाय उनके अंतर को। जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग है, जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग है। और कारण क्या है, विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें जो है ना अभिकथन और कारण दोनों सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है, तो इसीलिए आपका 4th बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम
12th पर चलते हैं। लॉरेंस कोहेलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है? देखभाल की नैतिकता, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की नैतिकता, कानूनों की नैतिकता या अहंकार की नैतिकता? दोस्तों कानूनों की नैतिकता बहुत छोटा बच्चा जानेगा नहीं, ठीक है, बताइए छोटा बच्चा जान सकता है। दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की नैतिकता भी नहीं, देखभाल की नैतिकता भी नहीं, अहंकार की नैतिकता, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? 12th का 4 सही हो जाएगा। 13 है, सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है। सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। सबसे सार्थक सीख दुनिया के प्रामाणिक कार्यों में होती है। शिक्षार्थी उस ज्ञान की रचना करते हैं जो उनके लिए मायने रखता है। तो बताइए कि 13th का कौन सा सही हो जाएगा? सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है दोस्तों। और क्यों? क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, ठीक। 14th है आपका, माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक यानी कि साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुसाधित करती है। अब बताइए इसमें से कौन सा आपका सही होगा? तो दोस्तों इसमें भी आपका अभिकथन और कारण दोनों सही है और अभिकथन की कारण व्याख्या कर रहा है, यानी कि 4th बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 15th पर चलते हैं अब। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार बच्चे तभी सीखते हैं जब बाहरी रूप से प्रेरित हों। बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उनके सामने जानकारी अंतिम रूप से पूर्ण रूप में प्रस्तुत की जाती है। बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उनके सामने जानकारी अंतिम रूप से पूर्ण रूप में प्रस्तुत की जाती है। तीसरा है, बच्चों में अनियंत्रित व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है जिसे सुधारने की आवश्यकता होती है। चौथा है, बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका 4th इसमें 15th का सही हो जाएगा। 16th है, प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीतियाँ कौन सी है? स्वानुभविक और कार्यात्मक स्थिरता, कलन विधि और अनुक्रिया समुच्चय, स्वानुभविक और अनुक्रिया समुच्चय, स्वानुभविक और कलन विधि। तो बताइए इसमें 16th का कौन सा सही होगा? 16 में स्वानुभविक और कलन विधि, ह्यूरिस्टिक एंड एल्गोरिथम। समस्या समाधान, ठीक है दोस्तों, समस्या समाधान, ह्यूरिस्टिक एंड एल्गोरिथम। 17th पर चलते हैं दोस्तों। विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। कारण क्या है? विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। तो बताइए कि दोस्तों 17th का कौन सा सही होगा? ये तो सही लग रहा है, विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की ये गलत है, क्षमता में बाधा नहीं डालता, यानी कि आपका ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी कि दूसरा आपका 17 का बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 है दोस्तों, किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है क्या कहलाती है? विकासात्मक प्रकार्य, मासिक धर्म, यौवन वृद्धि में तेजी। तो दोस्तों किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये वृद्धि में तेजी, यानी कि 4th आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 18th का, ठीक है। 19th है आपका दोस्तों, विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है अपनापन, डर तो काट दो भाई,
अस्वीकृति, सुरक्षा। तो ए और डी, ए और डी किसमें है? एक में ही है। तो 19th का कौन सा सही हो जाएगा? 1। 20 पूछ रहा है दोस्तों, एक शिक्षिका एक पाठ को समझ के लिए अलग अलग एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए? शिक्षिका को सभी विद्यार्थियों को समान स्तर की चुनौती देनी चाहिए। शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुंचाने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। शिक्षिका को केवल उन विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए जो पहले से ही समझ के एक उन्नत स्तर पर हैं और उन्हें और अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य देना चाहिए। शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी से निर्दिष्ट समस्या पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करने के लिए कहना चाहिए। तो कौन सा आपको सही लग रहा है 20 का? दोस्तों, शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान रखते हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। 2 आपका सही हो जाएगा। 21 है आपका दोस्तों, कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियां हैं? विभेदित निर्देश, मानकीकृत पाठ्यचर्या, व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं। बताइए जल्दी से 21 का कौन सा सही होगा? दोस्तों, 21 का विभेदित निर्देश भी सही होगा और व्यक्तिगत शिक्षा योजना भी सही होगा, यानी कि सेकेंड आपका ए और सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 22 पर। पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन, अनमनस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण हैं? स्वलीनता, स्पेक्ट्रम विकार, मनोभ्रंश, ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार या पठन वैकल्य। तो बताइए कि 22 का कौन सा सही है? ये है पठन वैकल्य। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका डिसलेक्सिया। अब हम चलेंगे कौन से क्वेश्चन 23 पे। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। नहीं भाई, ये तो यही गलत हो गया। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य, आर क्या है? सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। निष्क्रिय प्रक्रिया है, ये भी गलत लग रहा है आपका। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो कि रटने और नकल करने के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से होता है। ये भी आपका गलत है। ए और आर दोनों गलत है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आपका इसमें थर्ड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 24 पर। 24 क्या कह रहा है? विद्यार्थी कुशलता पूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब निपुणता हासिल करने के बजाय असफलता से बचने पर ध्यान दिया जाता है। नई अवधारणा पहले सीखी गई विषय वस्तु से पूरी तरह से अलग होती है। ये भी गलत। उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है, उन्हें महत्व दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यही आपका सही हो जाएगा। मुझे ऑप्शन 4 पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, अब हम चलेंगे 25 पर। हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं हैं, अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फ़र्क पड़ता है। ये तो सही बात लग रही है। आनुवंशिक और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही, 110% दोनों सही लग रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 25 का कौन सा सही हो जाएगा आपका? 4th, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है, अभिकथन और कारण सही है और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। अब 26 पर चलते हैं। रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? एकीकृत पाठ्यक्रम के स्थान पर मानकीकृत पाठ्यक्रम का पालन,
प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के स्थान पर परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र को लागू करना, रचनात्मक आकलन के स्थान पर नैदानिक आकलन का पालन। तो बताइए कि आपका कौन सा सही होगा 26 में। दोस्तों 26 में प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना, ठीक है, कि कितना दक्षता लाया जाए, न कि क्या है, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता का उन्मुख लक्ष्य बनाना। 27 है सामाजिकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है। विकास के सभी चरणों में माता पिता और अन्य वयस्कों की तुलना में समकक्षियों का सामाजिकरण पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। समकक्षी के बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है। बचपन की तुलना में किशोरावस्थाओं के दौरान समकक्षियों का सामाजिकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। समकक्षियों का सामाजिकरण पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा आपका 27 का दोस्तों। आपका थर्ड, बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का सामाजिकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही हो जाएगा थर्ड। ठीक, अब हम चलते हैं 28 पर। सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब विषय वस्तु पृथक और उत्केंद्री होता है। शिक्षा शास्त्र शिक्षक केंद्रित और सांस्कृतिक रूप से पृथक होता है। कार्य असंगत और अव्यवस्थित होते हैं। गतिविधियां परस्पर संवाद और सहयोगी होते हैं। 28 का कौन सा सही हो जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 29 क्वेश्चन है आपका। लेव वाइगोत्स्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे और उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक डैश की अवधारणा का अभ्यास करा रही है। तो इसके फोल्डिंग होगा दोस्तों, यानी कि थर्ड, आलम्बन। ये नाम बदलता रहता है हिंदी में, कभी पाड़ कभी आलम्बन, लेकिन इंग्लिश में दोस्तों हमेशा इसका फोल्डिंग रहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इंग्लिश के वर्ड पे ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन यानी कि 30 पर। पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं तो वे किस अवस्था में होते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी चालक अवस्था। तो दोस्तों ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं, यानी कि थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके CDP के 30 क्वेश्चन जिनके मैंने आंसर की बिल्कुल अपने हिसाब से आपका करा दिया है। उम्मीद है दोस्तों कि आंसर की भी मोर और लेस इसी प्रकार की आपकी देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और दोस्तों प्लीज़ अपना सुझाव हमें ज़रूर दें।